अंधेरी रातों में चादर ओढ़कर सब देखेंगे ख्वाब, अंधेरी रातों में चादर ओढ़कर सब देखेंगे ख्वाब, मगर तुझे पूरी रात जागकर पढ़ना होगा। अंधेरी रातों में चादर ओढ़कर सब देखेंगे ख्वाब, मगर तुझे पूरी रात जागकर पढ़ना होगा। कुछ बड़ा करने का सपना अगर देखा तूने, कुछ बड़ा करने का सपना अगर देखा तूने, तुझे पूरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद से लड़ना होगा। सो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, सो चलिए आज हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे अपने आज का जो लेक्चर है हमारा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनफर्टिलिटी एंड ART के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने कुछ लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया है बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स के बारे में, उनके बारे में कंप्लीट हमने डिटेल ले ली हुई है। साथ ही साथ MTP क्या होता है, STD क्या होती है, सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा इनफर्टिलिटी एंड ART। ठीक है, इनफर्टिलिटी एंड ART। ठीक, चलिए बिना देरी के चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी कॉमन लैंग्वेज में आप लोग सुनते होंगे निसंतानता। ठीक है, यानी कि जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो उनमें जो प्रॉब्लम होती है उसी को क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? इनफर्टिलिटी। देखिए, इट इज द इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, यानी कि क्या होता है, जब कपल जो होते हैं, जो मैरिड कपल जो होते हैं, जब वो बेबी प्लान कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो ये सोच चुके होते हैं कि अब हमें बेबी करना है, तो उस टाइम वो रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं। ठीक है, तो जब वो 1 से 2 साल तक कंटिन्यू अनप्रोटेक्टेड और रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उसके बावजूद भी जब उनको बच्चे नहीं हो पाते हैं, या फिर 1 साल 2 साल 2 से ज्यादा साल तक रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, तब पर भी वो बच्चे कंसीव नहीं कर पाते हैं, तब पर भी वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तब पर भी वो जो मेल है वो पापा नहीं बन पाता है, वो जो फीमेल है वो मम्मी नहीं बन पाती है, तो उसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब देखिए, जो इनफर्टिलिटी होता है, मेरे पास 2 वर्ड हैं। ठीक है, मेरे पास 2 वर्ड हैं। एक है मेरे पास इनफर्टिलिटी, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास स्टेरिलिटी। ठीक है, देखिए इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी दोनों रिलेटिव सेम होते हैं बट नॉट एग्जैक्ट। देखिए यहां पे मैंने लिखा है इनफर्टिलिटी इज नॉट इक्वल टू स्टेरिलिटी, बट इनफर्टिलिटी इज रिलेटिव इक्वल टू स्टेरिलिटी। ठीक है, यानी कि स्टेरिलिटी के आसपास का है बट एग्जैक्ट स्टेरिलिटी नहीं है। देखिए दोनों में होता क्या है, दोनों में जो निसंतानता वाली प्रॉब्लम होती है दोनों ही सेम ही है, वही है। ठीक है, लेकिन जिस पर्सन को इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी के बहुत से उपाय हैं, उसका ट्रीटमेंट है, बट स्टेरिलिटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो स्टेराइल हो गया यानी कि वो कभी भी माँ या पापा नहीं बन सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। लेकिन इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं? कि जो आफ्टर ट्रीटमेंट या फिर बहुत सी टेक्निक्स हैं उनके मदद से क्या होते हैं, वो मम्मी पापा बन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। ठीक है, लेकिन स्टेरिलिटी में वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिकॉज स्टेरिलिटी मीन्स कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो स्टेरिलिटी है इसमें क्या होता है, वो कंप्लीटली वो अनेबल हो जाता है बच्चे को प्रोड्यूस करने में, बच्चे को जन्म देने के लिए टोटली वो अनेबल हो जाता है। ठीक है, उसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्टेरिलिटी। ठीक है, अब देखिए जो इनफर्टिलिटी होता है ना, 2 केसेस वाले होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, अब देखिए जो आजकल अभी का जो ट्रेंड हो गया है, अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि जो आजकल क्या होता है, स्पेशली गांव घर में होता है या फिर शहरों में भी, या फिर आजकल जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो भी अब ऐसा करते हैं
कि जब भी कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है, जब भी कोई फीमेल प्रेगनेंसी, जब भी किसी फीमेल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो जो फैमिली के लोग होते हैं वो ब्लेम करते हैं किस पे? फीमेल पे ही। जबकि ये भी गलत बात है, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं एजुकेटेड होने के बावजूद भी ऐसा करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो इनफर्टिलिटी है, यानी कि यदि कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इसका मतलब यही नहीं है कि उस फीमेल में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि मेल में भी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं कि फीमेल में ही प्रॉब्लम होगी, हो सकता है मेल में भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसीलिए जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके एक बार दिखवा लेनी चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम क्या है और क्या उसका इलाज है। तो जो भी चीजें होगी वो आगे करेंगे, ना कि ये कि हम किसी फीमेल को ब्लेम करें कि तुम्हारे कारण नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, ये वो दिस दैट, ये टोटली गलत है, ठीक है। तो जो इनफर्टिलिटी होता है दो केसेस में होते हैं। कुछ ऐसी भी फीमेल होती है जो उससे पहले कभी कंसीव नहीं की होती है, यानी कि जो उससे पहले कभी मां नहीं बनी हुई होती है, पहले कभी उसे प्रेगनेंसी नहीं हुई होती है। और कुछ ऐसी भी फीमेल होती है जिसे जो कभी मां बन चुकी है, यानी कि जिसके एक दो बच्चे हैं और बाद में जो कंसीव करना चाह रही है तो उसमें नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो दो केसेस है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दिया है इनफर्टिलिटी में, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी, इट इज द इनफर्टिलिटी फाउंड इन पेशेंट हु हैव नेवर कंसीव्ड, यानी कि ये उस पेशेंट में मिलता है जिसने कभी कंसीव नहीं किया है, जिसने जो कभी प्रेगनेंसी के फेज में नहीं गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाला। सेकेंडरी वाला, it is the infertility found in patient who have previously conceived, यानी कि जिसने पहले कंसीव किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया हुआ था, जैसे अभी के दौर में क्या हो रहा है, आजकल लोग पैसों के लालच में इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं। तो सभी सोचते हैं कि हमारे कम से कम 2 बच्चे हों, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी भी फीमेल है जो कि कभी भी कंसीव नहीं की हुई है, कभी भी वो प्रेगनेंसी के फेज में नहीं आई है, कभी भी मां नहीं बनी है, ठीक है। तो उसमें भी इनफर्टिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा वो जो कि पहले मां बनी हुई थी, जिसका एक बच्चा है पहले, या फिर हो सकता है कि उसका पहले बच्चा था, ठीक है, यानी कि उन बच्चे के साथ कुछ हो गया हो, तो वो चाह रही है कि कंसीव करे, वो चाह रही है कि प्रेगनेंसी दोबारा हो, वो एक बच्चे को जन्म दे, बट नहीं कर पा रही है। तो वो क्या है? दोनों ही फेजेस हैं, एक प्राइमरी वाला भी फेज है और एक सेकेंडरी वाला भी फेज है, ठीक है। जो प्राइमरी वाला फेज है, यानी कि जिसमें जो फीमेल होती है कभी भी कंसीव नहीं की हुई होती है, और जो सेकेंडरी वाला फेज है उसमें जो वो फीमेल है वो कंसीव की हुई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं, इनफर्टिलिटी कैन बी कॉज्ड बाय मैनी डिफेक्ट्स, ठीक है। जो इनफर्टिलिटी जो होता है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि फिजिकल उसे कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पा रही है। दूसरा ड्रग, देखिए अब अभी का जो जमाना है, बीमारियां बहुत हो रही है, ठीक है। बीमारियों को लड़ने के लिए ये नहीं कि पहले मेडिसिन ही है। अब अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जब भी किसी को फीवर होता है, जब भी किसी को बुखार होता है, तुरंत जाके मेडिसिन ले लेता है, जबकि उसे ये नहीं पता कि बुखार आखिरकार हुआ क्यों और किस कारण से हुआ है। जब भी फीवर हो तो एटलीस्ट 24 to 48 आवर वेट करना चाहिए कि बुखार के कम होने का, उसके बाद यदि ना हो उसके बाद मेडिसिन लेना चाहिए। लेकिन अभी लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होगी मेडिसिन ले लेंगे, छोटा सर दर्द करेगा तुरंत जाकर के मेडिसिन ले लेंगे, ठीक है। जिसके कारण जो एलोपैथिक मेडिसिन होता है उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो हो सकता है उस मेडिसिन, उस ड्रग के कारण भी उनमें ये प्रॉब्लम आ गई हो। उसका कारण एक ये भी हो सकता है, याद रखिएगा। तीसरा, डिजीज यानी कोई बीमारी वगैरह जो अभी मैंने बोला, ठीक है, उसके कारण। कॉन्जेनाइटल, ठीक है, अनुवांशिकी भी बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है, जो कि बचपन से ही उनमें ऐसा कोई चीज होता है जिससे वो माँ नहीं बन पाती है, पापा नहीं बन पाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल,
और साइकोलॉजिकल, ऐसे बहुत से कॉज हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है इन बोथ मेल एंड फीमेल। यानी कि ये जो इनफर्टिलिटी है ये मेल में भी हो सकता है और ये फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनफर्टिलिटी इन मेल, अनदर कॉज, कुछ और भी रीजंस हैं जिसके कारण मेल में इनफर्टिलिटी के कारण कुछ और भी हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बहुत बार नीट ने ये चीज पूछा भी है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है वो, मेल में इनफर्टिलिटी का अदर कॉज क्या है, अदर कारण क्या है। एक होता है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया किसको बोलते हैं, लो स्पर्म काउंट। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए, सॉरी मानना क्या है, मैंने बताया हुआ है आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जब सिंगल इजैकुलेशन होता है, जब एक बार इजैकुलेशन होता है तो मेल का जो पेनिस है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वेजाइना में 2 to 2.5 ml सीमेन रिलीज करता है, जिसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो हो सकता है कि वो जो सीमेन रिलीज हुआ है उसमें स्पर्म काउंट कम हो। ठीक है, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि वो सही से उसमें, क्योंकि स्पर्म काउंट कम है जिसके कारण स्पर्म आगे नहीं जा पा रहा है। यानी कि जो, क्योंकि मैंने बताया हुआ था कुछ स्पर्म होते हैं जिसके पास प्रॉपर शेप एंड साइज नहीं होता है जिसके कारण वो मर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वेजाइना के अंदर का जो एसिडिक मीडियम होता है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, उसके कारण मर जाते हैं। तो मान लीजिए कि मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, और उसको कहीं पे युद्ध करनी हो। अब उसको पता है कि युद्ध करनी हो तो वो 50 सेना को भेजेगा। अब 50 सेना में से उसे ये भी पता है कि युद्ध है तो हो सकता है मेरे में इतने जाबाज हैं कि 20, 30 या फिर 40 भी मारे जाए, लेकिन कम से कम 10 तो किला जीत करके आएगा। ठीक, सेम वैसे ही इनके पास भी कि कोई कम से कम कोई एक स्पर्म तो फर्टिलाइज करेगा, लेकिन जब स्पर्म काउंट ही कम होगा, जब उनका सेना ही कम होगा तो किला कहां से जीतेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो एक कारण क्या हो सकता है, लो स्पर्म काउंट, और लो स्पर्म काउंट को ही बोलते हैं क्या, ओलिगोस्पर्मिया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया, नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, यानी कि उसमें बहुत ही ज्यादा कम स्पर्म है। यहां पे तो था लो स्पर्म काउंट, स्पर्म कम था, लेकिन यहां पे इस कंडीशन में क्या होता है कि सीमेन में स्पर्म का काउंट एकदम नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। नियर एब्सेंस यानी कि अनुपस्थिति, ऐसा लग रहा है कि उसमें स्पर्म है ही नहीं। जब स्पर्म ही नहीं है भैया तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा। तो एक कारण क्या हो गया, नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म, जिसको बोलते हैं क्या, एजूस्पर्मिया। उसके बाद लो स्पर्म मोटिलिटी। मोटाइल, मोटाइल का मतलब क्या होता है, गतिशील, जिसके कारण वो आगे बढ़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। अब जब स्पर्म के पास मोटिलिटी ही नहीं होगी तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा कैसे। मान लीजिए किसी पर्सन के पास जो सीमेन है उस सीमेन में प्रॉपर स्पर्म है, लेकिन स्पर्म है, मान लीजिए कि वही जो राजा था उसके पास सेना है लेकिन सभी आलसी हैं, तो क्या ऐसे किला जीता जाएगा, नहीं ना। सेम वैसे ही यहाँ पे इनके पास स्पर्म तो है, नॉर्मल एकदम जितना होना चाहिए उतना स्पर्म है, लेकिन उसके पास मोटिलिटी ही नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, एस्थेनोजूस्पर्मिया। नेक्स्ट टेरेटोजूस्पर्मिया, यानी कि डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है ना डिफेक्टेड है, डिफेक्ट हो चुका है, यानी कि उसका जो मॉर्फोलॉजी है उसके मॉर्फोलॉजी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसकी संरचना, उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा क्या हुआ, ये सभी क्या हुआ, इसमें मेल में इनफर्टिलिटी का एक और भी कारण ये हो सकता है। इनके कारण, इन सब के कारण भी क्या हो सकता है, मेल में इनफर्टिलिटी हो सकता है। राइट, नेक्स्ट इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। ये तो बात हुई मेल की। अब ऐसा तो मैंने क्या बताया था, जो इनफर्टिलिटी होता है
वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, या फिर दोनों में हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसे कपल है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसे कपल हैं जिनकी फीमेल बिल्कुल ठीक है, उनका उनके उनके जो हस्बैंड है उनमें कोई प्रॉब्लम है, देन वो कंसीव नहीं कर पाएगी। यदि कोई फीमेल ऐसी है जिनमें कोई प्रॉब्लम है और जो मेल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाएगी। और यदि मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तब तो और नहीं कंसीव कर पाएंगे। यदि कंसीव करना है, यदि प्रेगनेंसी अडॉप्ट करनी है, तो दोनों को ही फर्टाइल होना पड़ेगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों कपल जो हैं, यानी कि दोनों लोगों को, मेल फीमेल दोनों को क्या होना पड़ेगा, फर्टाइल, तभी वो जो फीमेल है वो कंसीव कर पाएगी। राइट, तो ये था मेल में इनफर्टिलिटी के कुछ अदर रीजंस इनके अलावे। ठीक है, नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स के भी उनमें भी तो कुछ अदर रीजन हो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मेल में ही होगा, फीमेल में भी हो सकता है। तो फीमेल में क्या, इन सब के अलावे फिजिकल, ड्रग, डिजीज, कॉन्जेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इनके अलावे एक होता है एनोवुलेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन ओवुलेशन, यानी कि इसमें ओवुलेशन होता ही नहीं है। अब जब ओवुलेशन होगा ही नहीं तो फिर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहां से होगी, तो एनोवुलेशन यानी कि नॉन ओवुलेशन। ठीक, नेक्स्ट, ओलिगो ओवुलेशन। यहां पे क्या था, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, यानी, और यहां पे डेफिशिएंट ओवुलेशन, यानी कि जो ओवुलेशन हो रहा है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये फीमेल में भी इनफर्टिलिटी के इनके अलावा ये भी कॉजेज हैं। अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल देता हूं, ये जो चारों है, ओलिगोस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया, टेराटोजूस्पर्मिया, इसको प्लीज याद रखिएगा, नीट ने बहुत बार इस चीज को पूछा है। राइट, क्लियर। तो ये थे इनफर्टिलिटी के कुछ अदर कॉजेज मेल में और फीमेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, आर देयर फॉर डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई लेडीज है, ठीक है, या फिर कोई जेंट्स है, कोई भी है, ठीक है, चाहे वो लेडीज हो या फिर वो जेंट्स हो, ठीक है, कोई भी है जिनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अब यदि उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो मैंने जो कि पहले बताया कि अभी के समाज में क्या होता है कि फीमेल को ही दोषी ठहराया जाता है कि तुम्हारे कारण ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्ला ब्ला दिस दैट। ठीक है, जबकि भले ही उसमें ही क्यों ना प्रॉब्लम हो। इसके अलावा वो आपकी वाइफ है, उनको आपको प्यार से बात करना चाहिए। ठीक है, और यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी के लिए एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट एक बना हुआ होता है, जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। ठीक है, बहुत जगह पे होती है ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। सो आप वहां पर जा करके डायग्नोसिस करवाइए, टेस्ट करवाइए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। दैट्स इट, फालतू का ड्रामा करना। ठीक है, अब देखिए, इफ ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, यदि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया, किसका ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी का। यदि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया, देन कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू स्पेशल टेक्निक्स। तो उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनका यूज करके वो मम्मी पापा बन सकते हैं। और वो जो टेक्निक्स है ना, वो जो स्पेशल टेक्निक्स है, उन्हीं टेक्निक्स को बोलते हैं ART, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इनमें क्या क्या है, एक है IVF, सुने होंगे आप लोग, बहुत कॉमन है, हर जगह बैनर भी लगा हुआ होता है। दूसरा है गिफ्ट, ICSI, AI, सरोगेसी। ठीक है, अब ये क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके डीप में जानेंगे कि ये सभी चीजें
क्या होती है। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है कि जो रिप्रोडक्शन का वेटेज है अच्छा खासा वेटेज है। सो इस चीज को आपने भूलना नहीं है। और यहाँ से यार इतना इजी कंसेप्ट है, इतना बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको भी यदि आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे देन कैसे आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। ठीक है, सो प्लीज इन सब को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। एटलीस्ट वैसे जो फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है उससे चारों चैप्टर में सबसे ज्यादा उसी से पूछा जाता है। ठीक है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये तो आपके आगे के नॉलेज के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप मेडिकल फील्ड के हो या फिर आप मेडिकल को लीव करो या फिर आप मेडिकल में एंटर करके डॉक्टर बनो या फिर जो भी आप करना चाह रहे हो वो करो, तो ये हर चीज से इम्पोर्टेंट है। सो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखिए सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले चलते हैं हम IVF के बारे में। फुल फॉर्म क्या होता है IVF का? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसमें क्या होता है एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है अभी आशुतोष सर आपको बताएंगे एकदम इजी वे में। ठीक है, देखिए These are the most commonly used procedure in which egg combines with partner's sperm in a dish in a laboratory। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, किसी कारणवश हो सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के बॉडी में प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाए। ठीक है, या फिर नहीं हो पा रही हो प्रॉपर ढंग से फर्टिलाइजेशन, तो उस टाइम क्या करते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं फीमेल के बॉडी से एग निकाल लेते हैं, यानी कि ओवम निकाल लेते हैं। ये क्या किए, ओवम ले लिए। ठीक है, ओवम कहां से? फीमेल के बॉडी से। फीमेल के बॉडी से क्या किए, ओवम ले लिए। राइट, ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं स्पर्म को ले लेते हैं। ठीक है, स्पर्म को ले लेते हैं किसके बॉडी से? मेल्स बॉडी, मेल के बॉडी से। राइट, यहां पे क्या किया मेल के बॉडी से स्पर्म ले लिए। अब दोनों को क्या करते हैं एक डिश में रखते हैं। डिश कहां पे? लेबोरेटरी। इन लेबोरेटरी, जो प्रयोगशाला होता है ना उसमें रखते हैं। ठीक है, जो छोटा सा प्लेट टाइप का होता है उसको बोलते हैं डिश। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वहीं पे उसी में ओवम और स्पर्म दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो इस दोनों को मिलाए तो आपको भी पता है कि जो फ्यूजन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही वो इन दोनों का फ्यूजन करवाते हैं उस डिश में अपने लेबोरेटरी में, तो वो फ्यूज होकर के क्या बनाता है? फ्यूज होकर के बनाता है वो जाइगोट। ठीक है, क्योंकि फीमेल का हो सकता है कि क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है आप लोग को मैंने बता रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट कीजिए। जो फर्टिलाइजेशन होता है मैं बता दे रहा हूं, जो फर्टिलाइजेशन होता है ये होता है कहां पर? कोई बताएगा? फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलरी वाला पार्ट था वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। तो हो सकता है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम हो, वहां पे फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रही हो, तो उसी के कारण ये आईवीएफ के टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि उस डिश में मेल और गैमीट और फीमेल गैमीट यानी कि स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन करवाते हैं। और फ्यूजन के बाद देखिए वंस फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड, जब फ्यूजन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, देन द रिजल्टिंग एम्ब्रियो डेवलप्स फॉर 3 to 5 days बिफोर बीइंग प्लेस्ड इन यूट्रस।
या अब याद कीजिए, जो यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन होता था वो कितने दिन के बाद, फर्टिलाइजेशन के 7 दिनों के बाद। तो वही ये बोल रहा है कि जब तक यूट्रस में वो चला नहीं जाता है, यानी कि जब तक यूट्रस में वो इम्प्लांट उसको नहीं कर दिया जाता है, उससे पहले का जो 3 से 5-6 दिन का समय होता है, उन 3 से 5-6 दिन के समय में वो क्या होता है कि उसी जो टेस्ट ट्यूब में, उसी में क्या होता है, वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और जैसे ही वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे ही वो क्या हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उस जाइगोट को कहां पे डाल देते हैं, बताइएगा कोई। तो उस जाइगोट को फिर डाल देते हैं कहां पे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इसी को तो बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, Z4 जाइगोट, I4 इंट्रा, F4 फैलोपियन एंड T4 ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जिफ्ट, ZIFT, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या करते हैं कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो यूट्रस में डालने से पहले, यूट्रस में इम्प्लांट करने से पहले 3 से 5-6 दिन का जो समय होता है, उसमें उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, जो एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो 2 स्टेज में हो सकता है कि वो अभी जाइगोट ही बना हुआ है नया, यानी कि अर्ली एम्ब्रियो है, या फिर हो सकता है कि उस एम्ब्रियो में बहुत सारा डिवीजन हुआ हो, बहुत सारे क्लीवेज डिवीजन हुए हो, और उनमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमर का निर्माण हो चुका हो, ठीक है। दोनों ही केस हो सकता है। यानी कि जब एम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं, तो एक तो ये भी हो सकता है कि वो जाइगोट न्यू प्रिपेयर्ड ही हुआ हो, या फिर यानी कि अर्ली एम्ब्रियो हो, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो उसमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो यदि जाइगोट ही बना हुआ है अभी, यानी कि एम्ब्रियो का अर्ली स्टेज ही है, तब उसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी का मैंने वहां पे नाम दिया था जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, राइट। नेक्स्ट, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर, यानी कि यहां जो एम्ब्रियो है उसमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमर का निर्माण हो चुका है, यानी कि यहां पे जो एम्ब्रियो है उसमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमर का निर्माण हो चुका है, तब उसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पे, तब उसको ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, ठीक है। कहां पे किया जाता है, वो ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। इंट्रा मतलब अंदर में, किसके अंदर में भाई, तो यूट्रस के अंदर में क्या किया गया, तो ट्रांसफर किया गया। तो जब यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, IUT, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। यानी कि जब वो नॉर्मली जाइगोट वाले स्टेज में होता है, अर्ली एम्ब्रियो वाले स्टेज में होता है, तब उसको ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिस प्रोसेस को बोलते हैं जिफ्ट, ठीक है। और वहीं जब वो 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा में बदल जाता है, जब डिवाइड हो जाता है, तब उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है डायरेक्ट यूट्रस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। दूसरा है हमारा गिफ्ट। आबू सोना को देने वाला गिफ्ट नहीं है ये, ठीक है, वो वाला गिफ्ट नहीं है जो सोच रहे हो, ठीक है ना। ये
कुछ दूसरा वाला गिफ्ट है। ये मच्छर कहाँ से आ गया भाई? ये दूसरा वाला गिफ्ट है। कौन सा गिफ्ट है अभी हम बताते हैं, ठीक है? कौन सा वाला गिफ्ट है ये अभी आपको हम बताते हैं। चलिए, गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। G फॉर गैमीट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फैलोपियन एंड T फॉर ट्रांसफर, यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, देखिए नाम से ही क्लियर है यहां पे, गैमीट इंट्राफैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर किया गया किसको? गैमीट को। ठीक है, अब देखिए इसको, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर into fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development। ये किसके लिए है भैया? तो ये है भौजी के लिए। ठीक है, ये है भौजी के लिए। कैसे? देखिए कैसे, इसमें क्या होता है, जो भौजी है उसको, उन भौजी को क्या होता है ना कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवम का फॉर्मेशन होता वो नहीं हो पाता है, यानी कि जो फीमेल होती है, उन फीमेल के जो महिला होती है, उन महिला के शरीर में ओवम का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन बाकी सारा चीज ठीक है, बस ओवम का ही निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी उसका ऐसा सारा चीज ठीक है जिसके कारण वो प्रॉपर ढंग से वहां पे फर्टिलाइजेशन भी हो पाएगा और प्रॉपर ढंग से वहां पे इम्प्लांटेशन भी हो पाएगा। तो भैया अब जब ओवम ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगा? अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कहां से होगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि वो क्या करती है कि कोई ऐसी फीमेल होती है जिनको कुछ पैसे वगैरह दे करके, उनको पैसों का लोभ में, या फिर कुछ ऐसी फीमेल होती है जिनको मतलब की नीड होती है पैसों की, तो वो जो महिला है जिसके शरीर में वो उसका ओवम नहीं बन रहा होता है, तो वो महिला उनको बोलती है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तुमको पैसे देंगे और तुम क्या करो कि अपना बस ओवम मुझे एक दे देना। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का याद कीजिए, जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया हुआ था तो मैंने बताया हुआ था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है, यदि 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, बाकी मैंने फॉर्मूला भी बता दिया हुआ था। ठीक है, तो अप्रोक्स 14th डे पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो जब तुम्हारा ओवुलेशन होगा तो हमें तुम्हारा ओवम चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो फीमेल है जिसमें ओवम बन रहा था, वो उसमें से ओवम निकाल करके और इनके फीमेल में, इनका जो जिनमें ओवम नहीं बन रहा था उनमें ओवम को डाल देती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो ओवम है किसके शरीर में? जो महिला नहीं बना रही थी उसके शरीर में चला गया। ठीक है, और जब उनमें क्या होगा, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, जब वो कॉइटस करेंगी अपने हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड का जो पेनिस होगा, जो उसके पेनिस से जो सीमेन निकलेगा, सीमेन के अंदर जो स्पर्म होगा, वो स्पर्म उस ओवम को फर्टिलाइज कर देगा और फर्टिलाइज करके जो जाइगोट बना लेगा, क्योंकि उन फीमेल के शरीर में क्या था, सिर्फ ओवम ही नहीं बन रहा था, बाकी अच्छा जगह था कि वहां पे फर्टिलाइजेशन अच्छे ढंग से हो पाएगा, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन भी अच्छे से हो पाया और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाया। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, देखिए, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर। ठीक है, जो डोनर फीमेल थी देने वाली, उनसे कलेक्ट करके जो फीमेल जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी उनके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया गया, क्योंकि वो जो फीमेल है उस फीमेल का सिर्फ उन फीमेल के बॉडी में सिर्फ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था ओवम का, बाकी उनके शरीर में इतना अच्छा खासा एनवायरनमेंट था
कि वो अच्छे ढंग से वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके और आगे का जो डेवलपमेंट है हो सके। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिफ्ट, यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या होता है, one of the partners sperm placed inside the egg with a microscopic needle in laboratory। ठीक है, क्या किया जाता है कि जो, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके स्पर्म में, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे स्पर्म होते हैं जिनके पास प्रॉपर ढंग से मोटिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, या फिर ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पर्म का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर कि वो, यदि मान लीजिए, देखिए यहां से समझिए, ठीक है, यहां से समझिए, ये एक, सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है, ये एक स्पेशल प्रोसीजर है। ठीक है, जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है, जिसके द्वारा एम्ब्रियो को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि स्पर्म में, इंजेक्शन में स्पर्म को ले लेते हैं और डायरेक्ट ओवम के अंदर में, ओवम के साइटोप्लाज्म में जाकर के उस स्पर्म को इंसर्ट कर देते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, यानी कि अब देखिए, मान लीजिए कि जैसे होता है ना कि हमको मान लीजिए मुझे जाना है दिल्ली से कोलकाता। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे जाना है दिल्ली से कोलकाता, उसके लिए तो मैं पैदल चल नहीं सकता हूं। तो यदि मैं पैदल चल नहीं सकता हूं तो मैं फ्लाइट पे या ट्रेन पे किसी भी चीज पे बैठूंगा। जैसे ही बैठूंगा उसके बाद वो मुझे क्या करेगी, मुझे जहां पे जाना है, मेरे डेस्टिनेशन प्लेस पे, यदि मुझे कोलकाता जाना है दिल्ली से, तो वो मुझे क्या करेगी, दिल्ली से कोलकाता मुझे छोड़ देगी। सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जब मेल का जो स्पर्म होता है, जिसके पास प्रॉपर ढंग से मोटिलिटी नहीं हो पाती है, जो प्रॉपर ढंग से फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। वो क्या करते हैं, इस इंजेक्शन में नीडल को, जो उनका नीडल होता है उसमें स्पर्म को ले लेते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में उसको डाल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। I for इंट्रा, C for साइटोप्लाज्मिक, S for स्पर्म एंड I for इंजेक्शन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आप देखिए, जो हमारा फोर्थ है, जो हमारा चौथा है, उस चौथे का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, प्रिफर्ड फॉर मेल फर्टिलिटी, ये किसके लिए है, फर्टिलिटी कहला गया, मेल इनफर्टिलिटी के लिए है। ठीक है, अब इसमें क्या हो पाता है कि कभी कभार जो ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, जो मेल है उसके शरीर में स्पर्म काउंट लो है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। ठीक है, यानी कि वो एक तो है कि इंसेमिनेशन ही नहीं कर पा रहा है, और एक दूसरा क्या है कि उसमें स्पर्म काउंट कम है। तो उस केस में क्या किया जाता है, वो देखिए, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यदि स्पर्म काउंट कम है तो हस्बैंड का ही स्पर्म लिया जाता है, लेकिन यदि हस्बैंड के पास स्पर्म ही नहीं है, यदि वो इंसेमिनेशन ही नहीं कर पा रहा है, तब क्या करेंगे, किसी हेल्दी डोनर का स्पर्म लिया जाता है। ठीक है, जैसे जो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में होता है, क्योंकि गांव घर में क्या है, गांव घर में तो ऐसा होगा नहीं कि किसी को जाएगा बोलेगा कि भैया आप अपना स्पर्म दे दीजिए, मुझे अपनी फीमेल को प्रेग्नेंट करवाना है।
ऑब्वियस सी बात है। तो वो क्या करेगा, जो बड़े बड़े शहरों में होती है चीजें, जो सिटीज में होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर को कि यदि आपके पास कोई, या फिर मतलब कि कोई किसी का सैंपल हो, ठीक है, या फिर कोई यदि डोनर हो, यदि कोई स्पर्म दे तो कृपया हमें अवेलेबल करवाइए, ठीक है। तो कहीं से भी क्या होता है कि सीमेन को कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो हेल्दी डोनर से हो या फिर यदि मेल के पास स्पर्म हो, भले ही कम क्यों ना हो, तो उस हस्बैंड से हो, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, जनरली केसेस में क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, कि मेल में स्पर्म का ही इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है, स्पर्म ही नहीं होता है, जिसके कारण किसी अदर पर्सन का, किसी डोनर का ही क्या किया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, ठीक है। तो कहीं से भी क्या किया, स्पर्म ले लिए, और स्पर्म लेने के बाद क्या किए, उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल, ठीक है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल, उसको क्या किए, फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली, यानी कि फीमेल के अंदर उसको डाल दिए, वो जो सीमेन था उसको डाल दिए। सो यदि उसको वेजाइना के दो तरीका है, एक तो कि उसको वेजाइना के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको डायरेक्ट यूट्रस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जो कि पहले भी मैंने बता दिया है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर इनफर्टिलिटी एंड जो हमारा टॉपिक है ART, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब बोलोगे सर वो इंफॉर्मेशन क्या है, जरा बताइए, ठीक है। देखिए, क्योंकि हम लेक्चर प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब भी आपको बेस्ट रिजल्ट यदि एग्जाम में चाहिए, तो उस एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको विजन करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम उसको रिवीजन आपको करना पड़ेगा, और रिवीजन कैसे, तो वो रिपीटिटिव टाइम, यानी कि बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तीसरा, NCERT पढ़ो, ठीक है। चौथा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इसी में इंक्लूड आप कर लीजिएगा, इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा आप PYQ, ठीक है। उसके बाद जो डाउट होता है, आस्क डाउट, जो डाउट होता है वो आप डाउट पूछिए। यदि आप ये 5 चीज कर रहे हैं तो देन मैं आपको श्योरिटी दे दूंगा कि एटलीस्ट आपके बायो का जो एग्जाम होगा वो बहुत ही बेस्ट जाएगा। और यही चीज आपको सिर्फ बायो के लिए ही नहीं, यही चीज आपको सभी के लिए करनी है, ठीक है। तो अभी इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि हम विजन तो कर रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाया करेगा, अब उसके बाद वन शॉट वीडियो भी लाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। 2 चीजें हो गई, ठीक है। और रिपीटिटिव टाइम रिवीजन, ये तो आपको खुद से भी करना पड़ेगा बहुत बार। थर्ड, आप खुद से भी NCERT पढ़ो, और यहां भी आपको NCERT लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, हाईलाइट करवाऊंगा, सब चीज करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है सबसे मेन चीज, ये क्या है, तो वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्या है वो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो अभी हम सोच रहे हैं कि क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं और नीट एग्जाम तो खैर थोड़ा सा वक्त है, तो जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो अलग से, और जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो अलग से, ठीक है। तो एवरी सैटरडे और संडे हम लोग लाइव क्लास करेंगे, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उस लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, उस लाइव क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है।
उस लाइव क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको जो भी वहां पे डाउट हो, जो भी आप पूछना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, सो यही था वो इंफॉर्मेशन फॉर लाइव क्लास। ठीक है, टाइमिंग बता देंगे, बाकी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। अब आपका एग्जाम भी आ गया है। ठीक है, और आपका सारे का सारा अब एग्जाम का अब जो है दौर शुरू होने वाला है। बोर्ड आ गया, फिर नीट आएगा, फिर उसके प्रिपरेशन में अच्छे से लगना पड़ेगा। ठीक है, समय कम है और काम ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।